देखिए आपका संविधान का भाग 6 शुरू करना है। आर्टिकल 152 यानी कि आपका संविधान का भाग 6। यहाँ से आप ज़्यादातर डायरेक्ट से पढ़ना है, एक दो एक्स्ट्रा बातें लिखवाई जाएंगी और ज़्यादातर इधर से जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट को पकड़ के ही चलना है। आपका राज्यपाल के बारे में और आपका राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, इसी के बारे में ज़्यादा आपका पढ़ना है। इधर के जो भी अनुच्छेद पढ़िए आप छांट कर पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद आपका अंडरलाइन कराया जाए वही ज़्यादा पढ़ना है। और क्वेश्चन का मॉडल कैसे बनता है ये बताना है। बैठिए है जगह, इधर आगे आकर बहस के लोग बैठे हुए। देखिए आपका एक भाग 6 शुरू किया जाए भाई। आपका राज्य अध्यायवन साधारण, तो अनुच्छेद 152 में क्रिकेट की परिभाषा दी गई। तो इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य शामिल नहीं है। यानी कि जम्मू कश्मीर आपका एक अभी वर्तमान में संघ शासित प्रदेश है, उसके लिए अलग व्यवस्था है, ये भी याद रखिए। अब जो क्वेश्चन इंटरव्यू में आपका पूछा जाता है कि स्टेट को कहाँ कहाँ परिभाषित किया गया है, ये आपका कई लोग पूछते हैं। तो एक जगह एकत्र करिए, उसमें एकत्र करिए राज्य की परिभाषा, कई इंटरव्यू में पूछा गया है, तो एक जगह एकत्र कर लीजिए। तो राज्य की परिभाषा निम्नलिखित जगह दी गई है। देखिए हर एक जगह आपका कई जगह अर्थ अलग अलग मिलेगा। मैं बता दूं क्रिकेट की जो परिभाषा है, पहला लिखे अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12, इसमें जो क्रिकेट की परिभाषा दी गई है वह फंडामेंटल राइट के लिए दी गई, सबके लिए नहीं, इसके लिए मूल अधिकार के लिए। लिखिए उसको, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा केवल मूल अधिकार के लिए दी गई है। ये भी कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 36 देखना है, 36। अगला लिखिए आर्टिकल 36, इसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए। उसको लिखिए अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है नीति निर्देशक तत्व DPS के लिए, नीति निर्देशक तत्व के लिए। अब आपका यूपी में जो क्वेश्चन बना है वो देखा जाए कि अनुच्छेद 12 की जो राज्य की परिभाषा है वह किसके लिए लागू हो। संविधान के भाग 3 के लिए अर्थात मूल अधिकार के लिए। फिर दूसरा दिया संविधान के भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व के लिए, दोनों के लिए इनमें से कोई नहीं। ये मॉडल बिहार में भी बन सकता है, तो दोनों मार्क कराइए। अनुच्छेद 36 ये बता देता है कि जो स्टेट की डिफिनीशन 12 में दी गई है वही परिभाषा नीति निर्देशक तत्वों में भी क्या होगी, लागू। इसको लिख लीजिए, तो अलग से लिखिए, यूपीजे का मॉडल है, ये आ सकता है बिहार में भी। अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 3 और 4 दोनों के लिए लागू होगी। भाग वाइज लिखवाया जा रहा है, डिटेल में लिखना तो मूल अधिकार निर्देशक तत्व लिख सकते हो, वैसे भाग वाइज पूछा है। देखिए अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 3 और 4 दोनों के लिए लागू होगी। ये यूपीजे में क्वेश्चन आ चुका है, गलत ना हो, ये गलत ना हो, अच्छा क्वेश्चन बना। इसके बाद आपका लिखिए राज्य की परिभाषा 152 में दी गई है, आर्टिकल 152 पढ़ाया जा रहा है।
हाँ लिखिए है 366। देखिए अगला राज्य की परिभाषा। देखिए राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 308 में दी गई है, लिखते रहिए 308 308 308 एक लाइन बना लीजिए, इसके बाद आप आ जाइए। आपका राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 366 के खंड 26B में दी गई। 26B को कोर्ट में लिखेगा 366 26B, हाँ ख या 366 और कोर्ट में 26B। देखिए हर एक जगह अलग अलग परिभाषा है आपका। ये 100 आपका अनुच्छेद 12 वाला, फिर एक बार एक लाइन देख लीजिए भाई, क्योंकि अलग अलग है। अनुच्छेद 12 वाली परिभाषा मूल अधिकार और नित्य सेक्टर दोनों के लिए काम करेगी। ये बात अनुच्छेद 36 में भी बताई गई है कि नित्य सेक्टर के लिए राज्य की परिभाषा वह मानी जाएगी जो कि आर्टिकल में दी गई है 12। 152 में जो परिभाषा है वह आपका जो ये राज्य का मतलब, ये जो राज्य हम यूपी बिहार देख रहे हैं ऐसे राज्य के लिए होगी। और 308 में राज्य का मतलब कि लोक सेवाओं के लिए होगी, यानी कि आपका लोक सेवकों के लिए और लोक सेवा आयोगों के लिए इत्यादि। ये याद रखिए। आगे लिखिए भाई आपका अध्याय 2 राज्य की कार्यपालिका, अध्याय भाग 6 के अध्याय 2 में है और 153 से यहीं शुरू करना है। देखिए अनुच्छेद भाई, पहले गवर्नर या राज्यपाल के बारे में प्रावधान। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करे। कम चांस रहता है क्वेश्चन बनने का, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, गवर्नर होगा और एक ही व्यक्ति को ये संभव है कि एक से अधिक राज्यों का क्या बना दिया जाए, गवर्नर। अनुच्छेद 154 देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो राज्य की कार्यपाल की शक्ति किसमें निहित होगी, तो राज्यपाल में निहित होगी। ये कौन सा अनुच्छेद है, 154। अगर आप संघ स्तर पर चाहते हैं कोरिलेट करना तो भी सिस्टम है यहाँ कि आपका प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो तुरंत संघ स्तर पर हम कोरिलेट कर सकते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो किस अनुच्छेद में है, 52। उसको कोरिलेट करना है तो आप कर लीजिए भाई डायरेक्ट पर, क्या अलग से लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 52 और 153 एक साथ पढ़िए। इसका देखिए इससे ये फायदा होगा कि आप कम समय में बहुत ज्यादा कवर कर ले जाएंगे। इसीलिए लोग यहाँ आते हैं कि 1.5-2 साल न लगे, 6 माह में कंपटीशन लायक हो जाए आपका, इसीलिए। और एक साथ आपका जो तैयार हो गया। इसके बाद आपका 154 राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति किसमें निहित होगी, गवर्नर में निहित होगी। तो आपका संविधान में चलिए, फिर आपका संघ स्तर पर इस संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें वेस्टेड होगी, राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद बढ़ते रहिए। 52 के बाद कौन आया, 53। भाई 52 के बाद कौन आया, और इसमें 153 के बाद कौन आया, 154। फिर एक बार देखिए अनुच्छेद आपका 53 ये बताता है
कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं कर सकता है या इस संविधान के अनुसार कर सकता है। और एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है 34 पद से आपका, वह बनता है कि आपका सेना का सर्वोच्च समादेशक कौन होगा, यानी कि सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा, राष्ट्रपति। और एक बार यूपीजे में ये आया है कि किस आर्टिकल में दिया है, तो 53 सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन, राष्ट्रपति। सर्वोच्च समादेशक होता है, वही युद्ध की घोषणा करता है, शांति करता है, त्याग करता है। वो अलग बात है कि केवल नाम मात्र का प्रधान है, वो अलग बात है भाई। 154 देखिए भाई, आपका 154 बस एक लाइन पढ़ना, ज्यादा नहीं। 155 राज्यपाल की अपॉइंटमेंट या राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। ये भी कम चांस रहता है पूछने का, जो पूछा जाता है आपका 156, ये ज्यादा पूछा गया और चांस भी है, इसको अंडरलाइन करिए। सेक्शन 156 ये पीसीएस में भी आ चुका, आईएएस में भी, जे में भी, और आगे भी चांस है भाई, आप छाट कर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ 156 कई बार आ चुका है, राज्यपाल की पदावधि। देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी कि आपका राष्ट्रपति के प्रिजर स्वरूप, प्रसाद स्वरूप करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से क्या कर सकेगा, हटा सकेगा। जब भी ये अनुच्छेद पढ़िए, कम से कम जो पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, उनके बारे में भी तुरंत दिमाग आपका जाना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लीजर आपका कहाँ कहाँ है। तो एक अनुच्छेद 309 में है, 310 देख लेते हैं, देख लेते गलत ना हो। हाँ, 310 बिहार एक क्वेश्चन आ चुका है कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत संविधान में कहाँ दिया गया है, तो अब तो अनुच्छेद 7 में पढ़ेंगे। अगर राज्यपाल का पूछे, कोरिलेट करते रहे वहाँ बेरेक पर, तो 156 मारेंगे। और यही अगर पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक का पूछे तो 310, एक साथ लिख लीजिए। दोनों में अंतर देखिए, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि किसकी इच्छा पर पद धारण करता है, राष्ट्रपति। और आपका 310 में आइए, पूछा गया कई बार बिहार में, जे में भी, सतर्क रहिएगा। राज्य के लोक सेवक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जबकि संघ के लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यानी कि इनकी जब इच्छा होगी तब ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब क्वेश्चन का मॉडल देखा जाए, क्वेश्चन का मॉडल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन किसके खिलाफ, यानी कि कौन प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत से बाहर है, यानी कि कौन प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत से बाहर है, अर्थात किसको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा नहीं सकते। तो दे देगा आपका डीएम को, इसके बाद आपका दे देगा राज्यपाल को, फिर दे देगा निर्वाचन आयुक्त को। इनमें से कोई नहीं। कौन प्रसाद पर्यंत पर निर्भर नहीं करता, ये न्यायाधीश भी निर्भर नहीं करते, आपका लोकसभा अध्यक्ष इत्यादि निर्भर नहीं करते। मॉडल आके बताया जाएगा। और लेकिन निर्वाचन आयोग याद रखिए। अब अगला देखिए, खंड 2, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है भाई, राज्यपाल इस्तीफा देना चाहे तो किसको सौंपे, राष्ट्रपति को। तीसरा खंड है, यही विवाद का विषय बना है हमेशा।
इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। हमेशा सुप्रीम कोर्ट में यही विवाद उत्पन्न होता है और इस विवाद का निपटारा भी आज कर दिया जाए। पहला पॉइंट ये था कि भारत राज्यपाल इसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, राष्ट्रपति के यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर उसका पद निर्भर है। खंड 3 ये स्पष्ट बताता है कि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि क्लाज 1 और क्लाज 2 में जो बातें बताई गई है वे बातें पहले लागू होगी और क्लाज 3 की बात बाद। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत पहले लागू और उसके बाद 5 साल, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, लेकिन नहीं हटाता तब राज्यपाल कितने दिन तक अपना पद धारण करेगा। एक बार नियुक्ति अपॉइंट हो गया तो 5 साल के बाद रह सकता है कि नहीं रह सकता है। कब तक? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी या नया राज्यपाल नियुक्त। तो पहला प्रसाद पर्यंत। अब देखिए मॉडल कैसे बनता है। राज्यपाल की पदावधि होती जो यही आपका गलती होगी, इसी को सुधारिए। पहला राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, दूसरा पद ग्रहण की तारीख से 5 साल, तीसरा पद ग्रहण की तारीख से 10 साल। इनमें से कोई नहीं। तो किसी में चुनना है 3 में, तो पहले क्या चुनेंगे? पहला खंड प्रिवेल करेगा दूसरे पर, तीसरे पर। मैं फिर कर, यानी कि जो पहला खंड राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो मारना है, क्योंकि उसके अधीन या सबऑर्डिनेट रहते हुए ही तीसरा खंड काम करेगा। यानी कि पहला खंड तीसरे खंड पर प्रिवेल होगा। प्रिवेल होगा मतलब अभिभावी होगा। तो जब भी आए पहला क्वेश्चन क्या मारेंगे? 5 साल नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर, और उसके बाद 5 साल का नियम है। पहले नहीं, यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अगर प्रसाद पर्यंत भाग्य न रहे तब आप 5 साल मारिए, लेकिन दोनों रहे तो दोनों मारिए। भाई दोनों रहे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो दोनों मारिए। लेकिन विवाद कब होगा? जब एक चुनना हो तो कौन प्रिवेल करेगा, कौन अभिभावी होगा, कौन अभिभावी होगा? क्लास 1 और प्रसाद पर्यंत का नियम क्या होगा? ला। ये क्वेश्चन भाई आईएएस लेवल में ही बना, थोड़ा सतर्क रहना है इस क्वेश्चन से। आइए देखा जाए अगला 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता यानी क्वालिफिकेशन या योग्यता। तो योग्यता क्या हो? यहाँ से भी आपका एज पूछी जाती है कि कोई व्यक्ति गवर्नर कितने एज का हो तो बन सकता है। तो आपका 35 वर्ष का अंडरलाइन कर लीजिए। कोई व्यक्ति राज्यपाल कितने साल का मैंने पूरा कर लिया हो तो नियुक्त किया जा सकेगा? ये क्वेश्चन बन सकता है। दे देगा 30 साल, 35 साल, 40 साल, इनमें से कोई नहीं। अंडरलाइन करिए कितने साल, कम से कम कितना? 35 अंडरलाइन करिए, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। राज्यपाल पद के लिए कंडीशन या शर्तें ये आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो राज्यपाल को कौन शपथ दिलवाता है और किस आपका अनुच्छेद में दिया गया है? तो 159 में बस एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल को कौन ओथ दिलवाता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य का मुख्य न्यायमूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन शपथ दिलवाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति। यानी कि
बहुत उल्टा नियम है, देखिए ध्यान से। अगर हाई कोर्ट के जज कोई नियुक्त किया गया है तो उसको ओथ राज्यपाल दिलवाते हैं या राज्यपाल द्वारा अथराइज कोई अन्य व्यक्ति। और राज्यपाल नियुक्त हो गए तो उनको ओथ कौन दिलवाता है? शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, अन्य न्यायमूर्ति को कर सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन ऐसा पदाधिकारी है जो अपने पद माने जिसके बारे में संविधान में कह सकते हैं कि शपथ के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, न तो आपका अनुसूची 3 में और न संविधान में, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष याद रखिए, वह शपथ लेता है मेंबर के रूप में, न कि अध्यक्ष के रूप में, और अध्यक्ष चुना जाता है। ये याद रखिए। कौन सा? अब एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा पदाधिकारी है जो शपथ कुछ और लेता है, कार्य कुछ और करता है, तो वह भारत का उपराष्ट्रपति है। शपथ किस रूप में लेता है? उपराष्ट्रपति के रूप में। और मुख्य कार्य क्या होता है इसका? राज्यसभा का क्या करना? सभापतित्व करना। किसका? राज्यसभा का। फिर क्वेश्चन, आपका उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कि उपराष्ट्रपति के रूप में? ये भी क्वेश्चन आता है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, याद रखिएगा, अभी आगे बताया जाएगा। देखिए आगे भाई, आपका 159 शपथ याद रखना है। इसके बाद 160 छोड़ दीजिए, 161 से फिर क्वेश्चन बनता है। और जब भी 161 पढ़िए, यहाँ से लिखवाना पड़ेगा भाई। देखिए आपका यहाँ से 2 अनुच्छेद एक साथ पढ़िएगा, आपका 72 और 161। अब तो मेंस में भी आने लगा है, लेकिन आपका प्री में तो ज्यादा चांस रहता ही है। अब भाई यूपीजे ने मेंस में बनाना छोटा छोटा क्वेश्चन 10-15 लाइन का शुरू कर दिया, और इंटरव्यू और प्री में आईएएस में जो बना है, ये दोनों में डिफरेंस बना है। तो देखिए आपका अनुच्छेद 72 के तहत भारत के प्रेसिडेंट को क्षमादान इत्यादि की शक्ति दी गई है, जबकि अनुच्छेद 161 के तहत किसको दी गई है? राज्य के राज्यपाल। और इसी के साथ आपका ये पुरुष सुधाकर का केस पढ़ना। कौन? ये पुरुष सुधाकर का केस पर से आंध्र प्रदेश राज्य। ये हम बताते देखिए भाई, आपका इसका भूमिका दोलन देखिए, तब इसे शुरू किया जाए। अंतर ही मुख्य रूप से हमें लिखवाना है। देखिए सामान्यतः प्रत्येक राज्य का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसे ये पावर दी जाती है कि किसी भी अपराधी को या दंडाधीश व्यक्ति को वह क्षमा कर सके या उसके दंड को कम इत्यादि कर सके। ऐसी दशा में भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत और राज्य के राज्यपालों को अनुच्छेद 161 के तहत ये पावर दिया गया है। और ये कौन सा पावर है? कॉन्स्टिट्यूशनल। अब आगे जो क्वेश्चन बनता है ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 72 कौन सी शक्ति है? पहला क्वेश्चन, कार्यपालकीय है कि न्यायिक है कि विधायिका शक्ति है राष्ट्रपति की? तो आपका जो केस प्रीवी काउंसिल ने जो बताया वो कार्यपालकीय बात, न्यायिक नहीं। लिखे भाई, अनुच्छेद 72 और 161 कार्यपालकीय शक्ति है। पूछा गया भाई, देखिए कैसे मॉडल बना है। मेन पहले क्वेश्चन निकालना है, उसके बाद बताना है क्वेश्चन का मॉडल। कार्यपालकीय शक्ति है, ये याद रखिए। एमपी ने देखिए क्या क्वेश्चन बनाया कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करता है अपने विवेक से, सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर, मंत्रिपरिषद के परामर्श से, इनमें से कोई नहीं। बताइए कैसे करता है? अपने मन से करता है कि मंत्रिपरिषद के विवेक पर? लिखिए उसको बस।
दोनों के लिए चल रहा है भाई, राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों के लिए। देखिए ये दोनों मतलब के ऊपर लिखवा गया, ये दोनों मंत्रिपरिषद के परामर्श पर क्षमादान देते हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर क्षमादान देते हैं। अगला क्वेश्चन ये एमपी में बन सकता है, जैसे कि आपका 356 बिहार बना दिया, किसकी रिपोर्ट या प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल को। अगला देखिए क्वेश्चन आपका, अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या राष्ट्रपति जब क्षमादान पर विचार करेगा तो नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाएगा कि नहीं, यानी कि क्या अपराधी को सुनने के लिए बाध्य है, क्या बुलाता है राष्ट्रपति, क्या हमारे यहाँ बस करो, तो नेचुरल जस्टिस का पालन करने के लिए बाध्य। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि आपका कहावत भी कही जाती है, मैं बताया था कि डायन भी एक घर छोड़ देती है गांव का, ताकि उस घर के लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तो बाद में आकर मैं खाऊंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई घर नहीं छोड़ा। तो उसी प्रकार आपका कह सकते हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अनुच्छेद छोड़ा ही नहीं, यानी कि इसका मतलब अनुसूची 9 भी मैं बताया था, उसको भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संविधान में किसी भी प्रावधान में संसद वर्तमान में संशोधन करे और सुप्रीम कोर्ट को लग जाए कि इससे बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है डिजिटल, तो उस संशोधन को अवैध या असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की शक्ति किसको है, सुप्रीम कोर्ट। कोई घर छोड़ा नहीं। तब ये होता था कि राष्ट्रपति अपना समाधान राज्यपाल कर देते थे और कोई पूछने वाला नहीं था। तो इक्यूरू सुधाकर का मामला आया आंध्र प्रदेश का, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता था और राज्यपाल ने उसकी सजा कम की थी और पीड़ित ने चैलेंज कर दिया कि ये मैंने चैलेंज किया गया कि ये जो सजा कम की गई है ये राजनीतिक वश की गई है, यह व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अतः इस समाधान को क्या करे हाई कोर्ट रद्द। तो हाई कोर्ट भी रद्द किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और एक लाइन बताया कि जो ये आर्टिकल 72 और 161 के तहत ये लोग अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, इसका जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। अगर ये लोग जाति के कारण, धर्म के कारण या आपका गलत आधार पर या बिना किसी आधार के, बिना किसी विचार के, या कह सकते हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते क्षमादान या दंड कम किए हैं, तो मैं इनके क्षमादान या दंड की कमी को रद्द कर दूंगा। क्या करके न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि अब इसकी भी वैधता की जांच कौन कर सकता है। देखिए कैसे किया जाता है भाई, निर्भया कांड ही देखिए। निर्भया कांड में आपका राष्ट्रपति के पास लास्ट में लोग गए, शाम को राष्ट्रपति ने मर्सी पिटीशन खारिज की, तो आपने देखा कि तुरंत आपका हाई कोर्ट गए लोग, आपका AP सिंह गए वकील साहब, फिर आपका रात में हाई कोर्ट 12 बजे डिसीजन देकर खारिज कर दिया इनका पिटीशन। तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट 3 बजे सुनवाई किया और 3:30-4 बजते क्या किया याचिका खारिज, और खारिज करने के बाद आपका 5 बजे फांसी पर क्या किया गया, लटका दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट रोक देता, यानी कि पूरी इधर तैयारी हो चुकी और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही रोक देता तो फांसी क्या हो जाती, रुक जाती। लेकिन वह इधर तैयारी होती रहती है और उधर कोर्ट कचहरी क्या होता है, चलता रहता है। तो आपका अब अंतर पूछा जाता है भाई, एक अंतर ही 3-4 याद रखना है, वही आता है क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए सजा को आपका क्षमा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल केवल और केवल
उस राज्य में दिए गए दंडाधीश व्यक्ति की ही क्षमा मानदंड को क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है, सबका नहीं। तो एरिया किसका व्यापक हो गया, राष्ट्रपति। दूसरा अंतर जो सबसे महत्वपूर्ण है, मृत्यु दंड को क्षमा करने का पावर यानी कि पूरी तरह माफ करने का पावर केवल और केवल भारत में राष्ट्रपति को है। राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, हाँ कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, लेकिन क्षमा नहीं। यही पूछा जाता है कि मृत्यु दंड को कौन क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति। और पहला मामला आया जिसमें क्षमा दान की शक्ति का प्रयोग किया गया कि एम नानावटी का। अगला क्वेश्चन आपका सेना न्यायालय बनता है। सेना न्यायालय ने अगर कोई निर्णय सुनाया है तो उसके बारे में क्षमा दान इत्यादि करने का पावर केवल भारत के राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। यही तीन बातें दिमाग में स्थिर रखना है और इतना उलझा देगा कि आप भी उलझ जाएंगे कंपटीशन में। जाकर देखिए मॉडल इसका, इतना ये उलझाया हुआ क्वेश्चन है कि अगर कंसेप्ट हल्का सा भी आपका डिगा तो गलत होकर ही आएगा। उसको कुछ लिखिए भाई, आपका 161 लिखिए, 4-5 लाइन कम से कम लिखवा जाए, मेन चीजें तो लिखवा जाए, कुछ लिखवा जाए ना आपका। ये राष्ट्रपति का लिखिए भाई, आपका भारत का राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। एरो बनाकर लिखे, 4-5 लाइन लिखवा जाए मेन में। भारत का राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। क्षमा नहीं, कम कर दे। दूसरा पॉइंट आपका जो थोड़ा दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है, सेना न्यायालय देखना है। सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को लिखिए भाई, ये भी पूछा गया। सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। क्षमा इत्यादि भाई कम भी, क्षमा इत्यादि करने का अधिकार केवल किसको है, राष्ट्रपति को। तीसरा पॉइंट आपका केस के माध्यम से चलना है। 2 केस आपको याद रखना है, 2 केस। पहला कि पुरुष सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र, लिखिए केस लिखिए भाई, कि पुरुष सुधाकर वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, कि पुरुष सुधाकर वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य के क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। निर्णय लिखे जाएगा, क्षमादान की शक्ति का जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसके बाद आपका सबसे पहले कौन सा मामला था जिसमें कि राष्ट्रपति ने समाधान किया, तो केएम नानावटी, आगे बताया जाएगा, उससे बेहतर नहीं जाता थोड़ा। इसके बाद आइए भाई अगला से चला जाए आपका, देखिए 161 के बाद 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, तो उस यहाँ भी क्वेश्चन बन चुका है भाई। देखिए आपका ये बना है क्वेश्चन आपका जे में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा। सेम उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, दोनों को एक साथ दोनों क्वेश्चन बन चुका है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक संसद को विधि बनाने की क्या है शक्ति, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक राज्य विधानमंडल को
विधि बनाने की क्या है शक्ति, भरल चलेगा उसको लिखिए। तो आपका 162 पहले लिखिए 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अभी संघ पढ़ाया नहीं गया भाई, उसको भी 1-2 दिन निपटाया जाए। लोग पढ़ते रहते हैं राजपथ विद्या, इधर ही कम पढ़ते हैं लोग। लिखिए 162 लिखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। लिखिए भाई वहां तक होगा जहां तक कि राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। वहां तक होगा जहां तक राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। फिर दिमाग आप लोग चलाइए कि राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति कहाँ तक है, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची और राज्य सूची उसी पर तो कानून बना सकते हैं, संघ सूची पर कहाँ बना सकते हैं। अगला ये भाई 162 के बाद आ जाइए आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में 163 लिखिए राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। यहाँ से आपका क्वेश्चन 1 बनता है। देखिए हेडिंग डाल लीजिए 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। देखिए राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री के कहने पर आपका परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, लेकिन आपका अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये 163 में आपका 164 महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो ये संघ में भी ऐसे ही चलेगा। आपका जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से होगी और मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, राज्यपाल के। लेकिन राज्यपाल अपने विवेक से किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं करेगा, इसकी सलाह पर करता है मुख्यमंत्री। ये सामान्य बातें हैं, लेकिन जो यहाँ पढ़ना है 2 एंगल आपका पूछा जाता है, 3 एंगल। पहला आपका मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, और कुछ राज्य ऐसे हैं पूछा गया भाई जहाँ की जनजातीय मंत्री 1 होगा और आपका बिना किसी सदन का सदस्य हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने दिन तक मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है, 6 माह। लगभग सभी लोग जानते हैं कितने माह। 3 पॉइंट याद करना है, लिखिए इसको भाई। पहला लिखिए लिखिए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि ये क्वेश्चन बन चुका, अंडरलाइन कर दीजिएगा। यह प्रावधान किया गया कि मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कोर्ट में लिख दीजिएगा। मंत्रियों की संख्या भाई कोर्ट में लिख लीजिएगा, मुख्यमंत्री को जोड़ते हुए, ये नहीं कि अलग करके। ये संघ में भी यही नियम है, यही अनुच्छेद माने यही संशोधन है, और राज्य में भी। मंत्रियों की संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, अंडरलाइन कर लीजिएगा।
विधानसभा परिषद नहीं, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला लिखिए भाई आपका संविधान के 94वें ऐसे लिखे 94वें संविधान संशोधन अधिनियम पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा 94वां लिखे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि छत्तीसगढ़ झारखंड और ओडिशा में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री होगा। 3 राज्य याद रखिए। मध्य प्रदेश भी जुड़ गया भाई, इसमें लिख लीजिए छत्तीसगढ़।